जिस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें हर कोई जो है वो बाहर तो जाना चाह रहा है, कुछ वेकेशंस के लिए जाना चाह रहा है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए जाना चाह रहा है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्टर जो भी समझ आता है ना, डन बेस वीज़ा, कि आपको गारंटी के साथ डन बेस वीज़ा मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाना चाह रही हैं, कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ पर भी जाना चाह रही हैं। और इस बारे में बहुत सा इबाम भी है, बहुत से जो रियल कंसल्टेंट हैं, वीज़ा ऑफिसर्स हैं, वो भी मौजूद हैं। और फिर उसके बाद होता है कि बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं, माफिया तो हमारे जो मुल्क में शुरू से दिहाड़ियाँ लगाने के लिए बैठे होते हैं। आपका काम हो या ना हो, बस उनको फीसेस मिलते रहे और उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बड़ा मसला होता है। ऐसी एक मेहमान आज हमारे साथ जो है वो प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि आपके वीज़ा के हवाले से गाइड करेंगे कि कौन से ममालिक में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह आप विजिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो फ़ायज़ा कंवल जो कि वीज़ा कंसल्टेंट है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि अभी जो आप विज़िट वीज़ा को देखती हैं और जो लोग भी बाहर जाना चाह रहे हैं वो अगर आपके पास आते हैं तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के लिए ओपन डोर्स हैं, जो कि पाकिस्तानी वीज़ास को वेलकम करते हैं और वो विज़िट के लिए जा सकते हैं? बेसिकली ऐसा है कि जैसे आपने बात की है डन बेस के हवाले से मैं इस पर आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि हम लोग डील करते हैं विज़िट वीज़ास को। इसमें मोस्टली जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो हैं थोड़े दूसरे एरिया से, जहाँ पे गांव वगैरह है, जैसे कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, इस एरिया के हमारे पास टारगेट बेस्ड क्लाइंट होते हैं। ठीक है, इनमें जो पर्सन्स हमारे पास आते हैं बेसिक आते हैं वो डन बेस के हवाले से। डन बेस का मतलब होता है कि हम अगले को 110% श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको वीज़ा हम देंगे। तो मैं गाइड करना चाहती हूँ कि वीज़ा किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की अथॉरिटी नहीं है। वीज़ा बेसिकली एक अवार्ड है जो आप एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स को अगर पूरा करते हैं तो एम्बेसी आपको वीज़ा अप्रूव करके देती है। ठीक है, और जो ये कहते हैं कि डन बेस वीज़ा आपको मिलेगा वो फिर एक नंबर तो नहीं है। वो तो बेसिकली वो लोग हमारे पास ही केसेस अप्लाई करने के लिए आ रहे होते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स, एजेंट्स जिनका कोई ऑफिस नहीं है, वो लोगों को डील करते हैं कि आप मुझे इतनी पेमेंट करें। मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहती हूँ बायोमेट्रिक के हवाले से। मोस्टली लोगों से ये करते हैं कि आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे तब आपने मुझे इसमें 4 लाख 5 लाख, मतलब डिफरेंट उनके रेट्स हैं जो 4-5 से स्टार्ट होके 60 लाख तक भी जाते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि बायोमेट्रिक का मतलब है कि 100% आपका वीज़ा लगना है। एग्जैक्टली। बेसिकली कॉमन सेंस की थोड़ी बात है। जब आप एम्बेसी फ़ी पे कर रहे हैं उसमें वो आपको मेंशन कर रही है। अब जैसे मैं कनाडा की बात करती हूँ, 185 कैनेडियन डॉलर्स उनकी एम्बेसी फ़ी है। उसमें 100 वीज़ा फ़ी ले रहे हैं आपसे, 85 बायोमेट्रिक फ़ी ले रहे हैं। बायोमेट्रिक फ़ी आप पे कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके बायोमेट्रिक्स होने हैं। बायोमेट्रिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका 110% वीज़ा अप्रूव होना है। सादे लोग हैं ना, उनको पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। और स्पेशली जिन एरियाज में आप कह रहे हैं जमींदार वो लोग हैं, पैसा उनके पास है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है और लोग उन्हें उनकी सादगी का फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे गाइड करना चाहती हूँ कि आप एक जो लीगल एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद अप्लाई करें। अगर आपका देखिए वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल एम्बेसी का एक कोटा होता है, इसको एम्बेसी ने पूरा करना होता है। उसमें बहुत सारे लोग जो है उनका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। अगर इन केस रिफ्यूज़ल आता है तो जो एम्बेसी ने एलिगेशन लगाया हुआ है उसको आप क्लियर करके सेकंड रीसबमिशन में केस को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फ़ायदा, ये बताएं कि कोई एक ऐसा शख्स है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या अगर हिस्ट्री है भी है, वो फ़र्ज़ करें बाहर के किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो किन किन चीज़ों को उसको फोकस करना होगा, मद्देनज़र रखना होगा अप्लाई करते हुए? जहाँ तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात है तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो आके बात करते हैं मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये चीज़ें आई हुई हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़ा। आप घूमने फिरने जा रहे हो, घूमने फिरने के लिए एम्बेसडर को अपने पास बैंक बैलेंस शो नहीं करवाओगे तो एम्बेसडर आपको वीज़ा कैसे अप्रूव करेगा? अब एम्बेसडर ने पासपोर्ट पे आपकी पिक्चर देख के या ID कार्ड पे आपकी पिक्चर देख के तो आपको वीज़ा नहीं देना है। उसके रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करोगे तो ही आप वीज़ा ले सकते हो ना उससे। तो जहाँ तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात है, आप विज़िट करोगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। अभी रिसेंटली हमारा एक अप्रूवल आया है, आरिफ वाला का क्लाइंट है इब्रार सफदर, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल उसका फ्रेश पासपोर्ट है और उसके जो हैं रिफ्यूज़ल्स हैं
कनाडा का रिफ्यूज़ल है, ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है और 2 यूएसए के रिफ्यूज़ल हैं। उसके बावजूद भी अभी उसका कनाडा का 5 साल का वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो ट्रैवल हिस्ट्री एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका एक बैक एंड क्लियर करती है कि आपका कहीं पे भी पर्पस जो है वो विजिट के हवाले से नहीं रहा, तो आपको एक प्लस पॉइंट देता है, लेकिन अगला वीज़ा लगने की बेस नहीं है वो। एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा है कि आपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया है। अभी आप किन किन कंट्रीज़ को आप देख रही हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो कनाडा को प्रेफर करते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। इंग्लैंड को प्रेफर करते हैं और अमेरिका को प्रेफर करते हैं। क्या तीनों की रिक्वायरमेंट सेम ही होती है विजिट के लिए? बेसिकली आपने तो यही दिखाना ना कि आप अपनी वहाँ पर विजिट अगर वेकेशन पर जा रहे हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं, खुद को भी और अपनी फैमिली को भी। इसके अलावा क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? उसमें कोई एजुकेशन भी आता है, कुछ इस तरह से होती है? विजिट के लिए आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है, उसमें जो अनपढ़ लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं जा रहे हो, आपने वहाँ पे जॉब नहीं करनी है, बिजनेस नहीं करना है, घूमना फिरना, वो जिसके पास पैसा है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करे वो घूम फिर सकता है, ठीक है। और जैसे कि आपने बात की है कि इसमें हम किसको प्रेफर करेंगे, तो हर कंट्री का एक रिक्वायरमेंट सेम होती है। उसमें वीज़ाज़ की कैटेगरी है, किसी में आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ता है, किसी के लिए आपकी फ़िज़िकल अपेयरेंस है, किसी के लिए आप ऑनलाइन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अमेरिका में ये होता है कि आपको खुद जाके फिजिकली अपेयर होना पड़ता जी है। बिल्कुल, और उसका अगर किसी इंटरव्यू को आपको कंडक्ट करना करना पड़ता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो सादे से लोग हैं लेकिन बाहर अमेरिका देखना चाहते हैं, न्यूयॉर्क देखना चाहते हैं, तो क्या उनके इसमें कुछ होता है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग जो है वो पंजाबी एक्सेंट में हैं, बहुत सारे उर्दू में हैं, बहुत सारे जो है वो बिजनेसमैन हैं, अदर कैटेगरी के लोग वो इंग्लिश में हैं, तो उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। आपका अगर पर्पज़ है विजिट के लिए, आप उनको जाके वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। आप ये अच्छी चीज़ है जो आपने क्लियर की, audience को ट्रांसलेटर्स clear, होते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया फ़ायदा, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद वीज़ा कंसल्टेंट खुद भी उर्दू बोल रहे होते Exactly. हैं, वो जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है। सो मच, आई थिंक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमारे ऑडियंस को कि क्या क्या वीज़ा के अंदर मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल। प्रोग्राम इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।